नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी में भी ईद उल अजहा की रौनक देखने को मिल रही है। ईदगाह के अलावा शहर की विभिन्न मस्जिदों में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस लगातार गश्त करती रही और ड्रोन से निगरानी की गई। ईद उल अजहा के पवित्र मौके पर आज शनिवार को सभी जगह पर ईदगाह और मस्जिदों में हजारों लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और सुबह से ही लोगों का हजूम ईदगाह की ओर उमड़ पड़ा। कुर्बानी, त्याग और भक्ति के इस पर्व पर शहरवासियों ने नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की और अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ नए कपड़ों में ईदगाह की ओर पहुंचे। 7 बजते बजते पूरा मैदान नमाजियों से खचाखच भर गया और फिर भी लोगों का आना जाना जारी रहा और पूरा माहौल इबादत से सराबोर हो गया। ईदगाह के अलावा शहर की विभिन्न मस्जिदों में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस लगातार गश्त करती रही। ड्रोन से निगरानी की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और घरों की ओर रवाना हुए ताकि कुर्बानी का फर्ज अदा किया जा सके। वहीं ईद उल अजहा के मौके पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी देश व प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। आज जनपद अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर मुख्यतः जितने भी हमारे ईदगाह है वहाँ पर बकरीद की नमाज संपन्न हुई। सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी और अभी हाल ही में ख़त्म हुई है और सभी जगह शांति से, सौहार्द से त्यौहार को मनाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में जनपद अयोध्या में और अयोध्या नगर में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। कितने स्थान पे है धन्यवाद? हमारे यहाँ कुल मिला के जो नंबर ऑफ़ मस्जिद है वो लगभग 230 है और इसी प्रकार से लगभग 120 ईदगाह है। सभी स्थानों पर मुख्यतः जैसे मैंने कहा बकरीद में ईदगाह पर जैसे नमाज अदा की जाती है तो सभी स्थानों पर हम लोगों ने व्यवस्था करी थी और सभी स्थानों पर जो नमाज है वो संपन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए उसकी जरूरत के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं और संसाधन जुटाना लोकप्रिय सरकार का दायित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुविधाओं और संसाधनों की व्यवस्था होना समस्या समाधान का भी मंच बनता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज के समय में समाज के अलग अलग तबके के लिए उनकी आय के अनुरूप बेहतरीन सुविधाएं और व्यवस्थाएं देकर उनका जीवन आसान बना सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम है जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए मांगलिक कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कल्याण मंडपम बनाने की पहल की। 11 से 25 हजार रुपए में यदि मांगलिक कार्य के लिए कल्याण मंडपम जैसा स्थल मिल जाए तो समारोह काफी आसानी, अच्छे और सस्ते में हो सकता है। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से 5 और कल्याण मंडपम निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी का जो विजन दिया है उसे सेफ सिटी में भी बदलना है। हमें ऐसा शहर बनाना है जहां बेटी, व्यापारी, बच्चे, संप्रभात सभी समाज के हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था होनी जरूरी है ताकि सुरक्षा में सेंध लगाने की हिम्मत करने वाले जान लें कि उन्हें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सेफ सिटी की अवधारणा को साकार करने के लिए सीएम योगी ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने घर के बाहर कैमरे लगवाए। इससे प्रौद्योगिकी सुरक्षा का बड़ा माध्यम बनेगी। किसी भी सभ्य समाज के लिए उसकी जरूरत के अनुरूप आवश्यक संसाधन और सुविधाएं जुटाना किसी भी लोकप्रिय सरकार का कार्य होना चाहिए। नागरिक सुविधाओं को जितना ही सहज और सरल हम बना सकें उससे आम जन की समस्या का समाधान का भी एक मंच प्राप्त होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के इस समय में अलग अलग तबके के लोगों के लिए उसकी आय के अनुरूप सुविधाओं को भी हम आसान बना सके। वे रवि किशन जी के पास पैसा है तो वह 12-15 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस गरीब के पास पैसा नहीं है
उसको सरकार भी सपोर्ट करती। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी हम देते हैं। लेकिन साथ साथ अगर कोई अलग से कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहता है तो उसको 11,000 में या 25,000 में अगर इतना बड़ा कल्याण मंडपम मिल जाए तो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम, वह आसानी से अपने सभी हित मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला करके बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती के 27 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने या इन्हें ढाने पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश मदरसों की ओर से दाखिल 27 याचिकाओं के समूह पर दिया है। याचिका में मदरसों में धार्मिक शिक्षा बंद करने के 1 मई को जारी नोटिसों को चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता अविरल राज सिंह ने अदालत में कहा कि एक अन्य समान मामले में कोर्ट ने ऐसे मदरसों को राहत दी थी। ऐसे में इन मामलों में भी याचिकाओं को अपने पक्ष पेश करने का मौका मिलना चाहिए था, लिहाजा इन्हें भी समान राहत प्रदान की जाए। वहीं समय दिए जाने के बावजूद सरकारी वकील मामले में मांगी गई जानकारी नहीं पेश कर सके। उन्होंने इसके लिए 2 हफ्ते का और समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कि सभी नोटिसों का नंबर समान है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि इन्हें बगैर दिमाग लगाए जारी किया गया है। ऐसे में यह दखल देने का मामला बनता है। कोर्ट ने मामले में सरकारी वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय देकर अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की है। तब तक याचियों को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने या मदरसों की ढहाने पर रोक लगा दी गई है। दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा निशानेबाजी में काशी की बेटी सुमेधा पाठक ने 10 मीटर पिस्टल की टीम स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुमेधा ने 10 मीटर पिस्टल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण और मिक्स में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस जीत के साथ सुमेधा के पदकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। ऐसा करने वाली वह प्रदेश की पहली पैरा महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सुमेधा पाठक ने इस जीत का श्रेय बाबा काशी विश्वनाथ और माता पिता और कोच को दिया है। उन्होंने बताया कि विदेशी धरती पर स्वर्ण जीतना का सपना बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा से संभव हुआ है। 10 मीटर टीम स्पर्धा दूसरा स्थान कोरिया जबकि तीसरा स्थान चीनी ताइपे को मिला है। इसमें सुमेधा ने 1695 अंक हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण कोरिया में पदक जीतकर सुमेधा पाठक आज शनिवार को बाबतपुर पहुंच रही हैं, जहां उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। एक साथ 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इन मामलों में कुछ मरीजों में नए वेरिएंट की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सीएमओ के मुताबिक 6 में से 4 मरीजों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है, जबकि 2 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है और इन मरीजों में अलग अलग वेरिएंट के लक्षण देखने को मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा सतर्क हो गया है। सभी मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। मरीजों में हल्के बुखार, खांसी, कमजोरी जैसे लक्षण पाए गए हैं। कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। संभावित बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड तैयार कर दिए गए हैं और इन वार्डों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निजी अस्पतालों को भी सतर्क कर दिया गया है और किसी भी मरीज में कोरोना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत जानकारी दें। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग को भी सतर्क किया है। स्कूल और कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी बच्चे में बुखार, खांसी या कमजोरी जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत जांच कराई जाए और आवश्यकता होने पर इलाज कराया जाए। सहारनपुर दिल्ली रोड पर आयोजित ट्रेड फेयर मेले में आज शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिसने पूरे मेले को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण 24 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के दौरान दुकानदारों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुट गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि हादसे से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उनका लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। प्रशासन ने प्रभावित दुकानदारों को सहायता का आश्वासन दिया है।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी लाश घर के अंदर सीढ़ी के पास छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटकती मिली। पता चला कि शिवम सोनी पुत्र हरिलाल, जो कि इस गांव का निवासी था, शुक्रवार को अपने स्वजनों के साथ दर्शन के लिए देवीपाटन गए थे और वह घर पर अकेला था। जब स्वजन शाम को वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि शिवम का शव घर के अंदर ही लटक रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शव देखकर वहां मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया और इस खबर को सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक और मोतीचंद ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये मामला आत्महत्या का लग रहा है। मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनपद जालौन के कस्बा कोटरा में लोगों को एक युवक का शव बेतवा नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मनीष कुमार निवासी मोहल्ला उम्र खेड़ा उरई नाम के युवक की उसके दोस्त के बेतवी नदी में नहाने ले गया था। जब देर शाम तक मनीष अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने मनीष की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन मनीष का कहीं पता नहीं चल पाया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने भी खोजबीन शुरू कर दी। सुबह पुलिस को पता चला कि बेतवा नदी में शव देखा गया है तो पुलिस परिजनों को लेकर मौके पर पहुंची। परिजनों ने शव की शिनाख्त कर मनीष की पहचान की। मृतक मनीष के पिता ने आशंका जताई है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। परिवार ने प्रशासन से आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की है। उमरार खेरा मकान में रहते थे। वहाँ से ये आज 4 तारीख को सवेरे इसको राहुल नाम का लड़का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में लेके आया। उसी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिससे लाया था। अच्छा, जब डूबे तो आपको सूचना ही नहीं दी गई? नहीं, कोई अब आज खोजा उसको साथ में ले आए। जब उन्होंने बताया वो तो बोला कि नहाने गए थे हम, लेकिन अभी डेड बॉडी की जब कलेक्ट किया गया तो डेड बॉडी में उसका हाथ काट दिया गया है, पैर भी काटा गया है। इसके बाद आंखों में बता रहे हैं कि हम तो देखा नहीं जी, हम देख भी नहीं सकते हैं, इस कंडीशन में था और उसको इस तरह से मारा गया है। तो मेरी प्रशासन से एक यही डिमांड है, पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी मुझे दी जाएगी। मैं जब तक नहीं दफनाऊंगा, जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी जिला लेवल का आके जो है हमको ये वचन देगा, प्रतिबद्ध करेगा कि हाँ, इनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई, जो उस धाराओं में उसको नापा जाएगा उसमें कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक मैं डेड बॉडी रोड से नहीं उठाऊंगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।